आइए आज हम पढ़ते हैं डीएसएमएस में। अगला लेक्चर है आपका सेकेंड लेक्चर। डीएसएमएस में सिविल के 6वें सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और इसमें हम पढ़ते हैं वेब विकलांगता और वेब व्याकुचन। इसके पहले हमने आपको बताया था कि किसी स्टील बीम पर अगर कोई भार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे और स्टील बीम होते क्या हैं, इसके बारे में आपको हमने डिटेल में बता दिया था। आज का टॉपिक हमारा वेब विकलांगता तथा वेब व्याकुचन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपका पूछा जाता है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपका लगभग सिविल के 6वें सेमेस्टर में लगभग हर साल ये पूछे जाते हैं, कभी थ्योरी में कभी न्यूमेरिकल में, या क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं हमेशा। सबसे पहले वेब विकलांगता होता क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेब क्रिपलिंग, से कहते हैं वेब क्रिपलिंग, हिंदी में कहते हैं वेब विकलांगता। जब कोई स्टील का बीम बनाते हैं उस पर जब लोड लगाया जाता है, मान लेते हैं आपने स्टील का कॉलम बनाया, स्टील का बीम बनाए, तो बीम का दो सपोर्ट होगा और वह दोनों सपोर्ट क्या होगा, कॉलम, यानी कि दोनों किनारों पे क्या होगा आपका कॉलम। देखिए एक इस किनारे पे होगा, एक इस किनारे पे होगा कॉलम, उन्हीं पर उनको सपोर्ट दिया जाएगा बीम का। तो जब लोड हम ऊपर से लगाते हैं, कोई डब्ल्यू भार लगाते हैं, तो इनके ऊपर डब्ल्यू भार लगने के कारण इनका जो वेब होता है, वेब कभी टूट जाता है या वेब कभी आपका बहक जाता है। तो इन्हीं सब क्रियाओं को वेब विकलांगता वेब व्याकुचन कहते हैं। लेकिन इसका डिफिनीशन कैसे हम देंगे, देखिए यहाँ पे, जब किसी इस्पाती धरन पर कोई भार लगाया जाता है तो इस भार और आलम्ब प्रतिक्रिया की मध्य में वेब के जिस बिंदु पर धारण क्षेत्रफल कम होता है वहाँ वेब में विकलांगता आ जाती है, जिसे वेब विकलांगता कहते हैं। मान लेते हैं ये आपका कोई बीम आपका दिखाया गया है, आई सेक्शन का बीम है, ऊपर से बाहर डब्ल्यू लगा रहे हैं, देखिए डब्ल्यू लोड है। जब ऊपर से बाहर डब्ल्यू लगाएंगे तो जाहिर से बीम का एक सिरा ये जस्ट डब्ल्यू के नीचे नहीं है, यह आलम्ब है आपका। मान लेते हैं इस बीम को दो आलम पे टिकाए हैं, दोनों कॉलम पे टिकाए हैं। अगर दो कॉलम पे टिकाएं तो कॉलम से क्या निकलेगा, रिएक्शन, किसके अकॉर्डिंग, डब्ल्यू के अकॉर्डिंग। तो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग जब रिएक्शन निकलेगा तो इस डब्ल्यू भार और आर के बीच में क्या है, वेब है। अगर इस वेब के जिस बिंदु पर एरिया कम पड़ जाए तो वहाँ पे वेब क्या हो जाता है, इसे टूट जाता है। और जब वेब टूट जाता है तो हमारी बीम क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, जिसे कहते हैं वेब विकलांगता। आई बात समझ में, यानी कि वेब का मुड़ना, यानी कि वेब अगर मुड़ जाता है, बहकना अलग है, वेब का बहकना वेब व्याकुचन में आता है, लेकिन वेब विकलांगता में आपका वेब क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा। जैसे आप देखेंगे जो पैर होता है, जो पैर की जो हड्डी होती है, अगर मान लेते हैं पैर पे आपका ज़्यादा जोर पड़ गया तो अगर हड्डी हल्का सा अगर मान लेते हैं वहाँ से टूट जाता है, कहीं से आपकी हड्डी अगर टूट जाती है तो उसे हम विकलांगता बोलते हैं। लेकिन वही पूरी हड्डी अगर बहक जाए तो उसे हम बोलते हैं व्याकुचन। तो सबसे पहले इसके 3 कंडीशन बनते हैं वेब विकलांगता के। पहला कंडीशन बनता है बियरिंग स्ट्रेस एट पॉइंट लोड, जब पॉइंट लोड लगा हो। बियरिंग स्ट्रेस एट सपोर्ट, बियरिंग स्ट्रेस कम नहीं होना चाहिए परमिजिबल बियरिंग स्ट्रेस से, अधिक नहीं होना चाहिए। तभी हम आपको तीनों कंडीशन आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको एक फिगर बनाए हैं, यह कोई आई सेक्शन का बीम है, यह आपका इसी सेक्शन को हम प्रसार करके दिखाएं, इसके लंबाई के सेक्शन है, यह आपकी लंबाई का सेक्शन है, यह कौन सा सेक्शन आपका, क्रॉस सेक्शन है। इस बीम का यह क्रॉस सेक्शन है, यह लंबाई का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, जिसे एल सेक्शन बोलेंगे, इसे क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। एक फिगर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आई सेक्शन को ऐसे जोड़ा गया है इनको। जैसे मान लीजिए ये मान लेते हैं बीम है, तो देखिए किस आकार का दिख रहा है, टी आकार का दिख रहा है, थोड़ा सा ये बहक जा रहा है आपका। किस आकार का दिख रहा है आपका, टी आकार का, टी आकार का दिख रहा है। जब इसको लंबाई वाले सेक्शन में देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखा जाएगा। तो ऊपर से क्या लगाएंगे, लोड। इस बीम के लिए 2 टेक दिए हैं, एक टेक यहाँ पर है और एक टेक यहाँ पर है। तो जब लोड आप ऊपर से लगाएंगे
तो इस टेक से क्या निकलेगा, रिएक्शन निकलेगा। इस टेक से क्या निकलेगा, रिएक्शन निकलेगा। तो जब इस बीम को हम टिकाते हैं, टेकों पर, कॉलम पर टिकाते हैं, तो वहाँ पे एक हम बियरिंग प्लेट लगाते हैं। एक प्लेट यहाँ लगाएंगे तब टिकाएंगे कॉलम पर, और एक प्लेट इस सिरे लगाएंगे तब इस कॉलम को क्या करेंगे, हम टिकाएंगे। तो मान लेते हैं आपने बीम को ऐसे टिका दिया, बीम को टिका दिए, ऊपर से क्या करें, लोड लगा रहे हैं, तो भार ऊपर से लगेगा, तो यह प्रतिक्रिया यहाँ से निकलेगी कॉलम से, और इस कॉलम से प्रतिक्रिया यहाँ निकलेगा। तो इस भार और प्रतिक्रिया के मध्य में क्या पड़ रहा है, आपका वेव पड़ रहा है। तो अगर वेव अगर टूट जाता तो विकलांगता है, लेकिन अगर वेव आपका बहक जाता है, ऐसे बहक गया, देखिए बहक गया, तो ये क्या है, वेव व्याकुचन है आपका। तो यहाँ मैं आपको फिगर बना के दिखाएं, इसमें मैं निकालना वेव विकलांगता। ठीक, यह देखिए आपका बियरिंग प्लेट है, बियरिंग प्लेट लगा कर जोड़े हैं। यहाँ पे मान लेते हैं टेक है, तो यहाँ पे भी बियरिंग प्लेट है आपका। यह आपका वेव है, यह आपका फ्लैंज है, भी क्या आपका फ्लैंज है। ठीक, इस फ्लैंज और वेव के जोड़ जो है आपका, यही मान लेते हैं जोड़ है, क्योंकि हम यही लंबाई लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेते हैं। क्यों इतना लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ है आपका, यहाँ पे आपका इतना जोड़ है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो जो वेव होता है वह कॉलम की भांति काम करता है। स्टील बीम में जो वेव होता है वह किसकी भांति काम करता है, कॉलम। तो जब कॉलम की भांति काम करेगा तो कॉलम की जो लंबाई ली जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ली जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ से यह दूरी आपकी h2 है, और यह दूरी कितनी आपकी h2 है, तो बीच की दूरी कितनी आपकी है, h1 है। यह बेयरिंग प्लेट पर हम कोई लोड लगा रहे हैं, तो यह जो लोड आपका ट्रांसफ़र होगा वेव विकलांगता की कंडीशन में, यह वेव विकलांगता हमेशा जोड़ के जस्ट पास ही रहता है। वेव विकलांगता या तो इस जोड़ के पास रहेगा, या तो इस जोड़ के पास रहेगा, बीच में वेव विकलांगता कम आने का चांस रहता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण यह वहन करेगा। जब इस पे लोड लगाएंगे तो यह लोड आपका प्रसारित होगा कितने कोण पे, 30 डिग्री यहाँ पे, 30 डिग्री यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। मान लेते हैं कि अब लोड H2 तक, यहाँ तक जहाँ विकलांगता हुआ है, यहाँ तक लोड आपका प्रसारित हुआ यहाँ, और फिर यह लोड आपका यहाँ प्रसारित हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी आपकी है, मान लेते हैं कुल चौड़ाई B है, और इस प्लेट की चौड़ाई कितनी है, मान लेते हैं B है। कितना आपका है दिया गया आपका B, प्लेट की चौड़ाई हमारी B है। प्लेट को भी हम इसी के ऊपर रखेंगे, ऐसे प्लेट भी आपका रहेगा, ऐसे प्लेट रहेगा आपका, ऊपर से ऐसे प्लेट लगाएंगे। तो प्लेट की चौड़ाई हम यहाँ पे B माने हैं, मान लेते हैं प्लेट की चौड़ाई आपकी B है। इसमें प्लेट आपका ऐसे प्लेटों को रख करके जोड़ते हैं, जैसे 2 सेक्शन है तो इसको ऐसे प्लेट रख करके जोड़ा जाता है, तो वही प्लेट की आपकी चौड़ाई जो आपको प्राप्त होगी। तो प्लेट की चौड़ाई भी है, कुल चौड़ाई कितनी आपकी कैपिटल B है। अब आलम प्रक्रिया पे देखा जाए तो बियरिंग प्लेट पर पूरा रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि इस बीम का कुछ भाग ही कॉलम पर टिकाया जाता है, और इस सिरे को भी कुछ भाग क्या करेंगे, कॉलम पर टिकाएंगे। तो मान लेते हैं जो रिएक्शन निकल रहा है, तो रिएक्शन का जो भार जो वितरित होगा एक ही तरफ होगा, एक तरफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीम आपकी खत्म है। तो कहाँ पे आपका वितरित होगा, अंदर की ओर। तो मान लेते हैं अंदर की ओर वितरित हुआ 30 डिग्री के कोण पे, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी आपकी है, टोटल चौड़ाई B है। अब प्लेट की चौड़ाई कितनी है, स्मॉल b। तो सबसे पहले यहाँ निकालेंगे भार के लिए, इस लोड के लिए लेंगे। अगर लोड के लिए लिया जाए तो लिखेंगे यहाँ काट लगाएंगे, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो लिखेंगे काट 30 डिग्री बराबर, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो लंब इतना है, यह पूरा लंब है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह लंब हो गया। यह क्या आपका है, आधार है। तो आधार AB है, लंब कितना है आपका H2 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी आपकी H2 है। तो AB बराबर निकालेंगे तो H2 गुणे काट 30 डिग्री, तो काट 30 डिग्री के वैल्यू थे √3, तो AB बराबर H2 गुणे √3। अब दोनों तरफ का लेने पर कुल चौड़ाई, दोनों तरफ का लेने पर, और तब कुल चौड़ाई कितना होगा निकालेंगे। तो एक AB यह ले लीजिए, एक AB यह ले लीजिए, दोनों आपस में बराबर होगा, तो कितना बनेगा 2AB प्लस B। तो कुल चौड़ाई निकालेंगे तो B प्लस AB, तो B बराबर होगा AB प्लस B। आई बात समझ में। तो B बराबर होगा AB की वैल्यू अगर निकला इतना एक के लिए, तो इसके लिए भी AB का मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा आपका H2 √3, अब प्लस चौड़ाई प्लेट की कितनी है B है, टोटल चौड़ाई निकलेगा B बराबर B प्लस
2h2√3। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब इसके आगे हम चलते हैं कि जो हमारा धारण प्रतिबल होगा, पहले भार के लिए निकालेंगे। जो लोड आपका आ रहा है, जैसे लोड आ रहा है आपका ना, इसके लिए धारण प्रतिबल कितना होगा? यहाँ पे धारण प्रतिबल आपका कितना होगा इस कुल चौड़ाई पर। और फिर रिएक्शन के लिए भी निकालेंगे, यहाँ पे धारण प्रतिबल कितना होगा, क्योंकि प्रतिबल यहाँ निकलेगा आपका। तो धारण प्रतिबल भार के लिए लेंगे तो आरोपित भार बटे धारण क्षेत्रफल। तो आपके इस धारण की चौड़ाई निकली बी, और यह चौड़ाई किस पे निकाला जा रहा है? वेब पे। तो वेब की मोटाई कितनी है? TW। तो चौड़ाई में इसकी मोटाई से गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। क्या निकलेगा आपका? क्षेत्रफल। तो आरोपित भार W बटे धारण क्षेत्रफल B गुणे TW। यहाँ तक समझ में आया? अब मान लीजिए इसे सिग्मा से अगर डिनोट करें धारण प्रतिबल को, तो सिग्मा B बेंडिंग हो रहा है, तो बेंडिंग के लिए आप वैसे B ले लिए हैं। भार के लिए तो W बटे B + 2√3 H2 गुणे TW। B की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो गुणे TW। अब आगे आएंगे, धारण प्रतिबल निकालेंगे आलम प्रतिक्रिया के लिए। तो आलम प्रतिक्रिया के लिए हो जाएगा आलम प्रतिक्रिया R बटे धारण क्षेत्रफल B गुणे TW। तो यहाँ देखिए आलम प्रतिक्रिया पे एक ही AB बन रहा है, यह जो दूरी है एक ही बन रही है। इधर दूरी आपकी यह नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि इधर हमारी बीम है ये नहीं है, तो बनेगा क्या? अंदर की ओर केवल बनेगा, बाहर की ओर नहीं बनेगा, क्योंकि सपोर्ट हमारा यहीं तक दिया गया है। यानी कि यही कॉलम का केवल यहाँ तक सपोर्ट इसको मिला। यह मान लेते हैं कोई कॉलम है, या कोई कॉलम मान लीजिए, इसी बीम को इस पर टिकाए हैं बेयरिंग प्लेट पर। तो यहाँ से निकालेंगे रिएक्शन के लिए, प्रतिक्रिया के लिए निकालेंगे सिग्मा B R बराबर R बटे B + √3। एक भाग के लिए B + √3 होगा गुणे H2 गुणे कितना हो जाएगा? TW। तो ये आपका धारण प्रतिबल रिएक्शन के लिए निकल गया। अब तीसरा हमारा पॉइंट था, यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट था, आपको बताते हैं बियरिंग स्ट्रेस का मान परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस से अधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सिंबल बना के काट रही हैं, तो यह अधिक नहीं होना चाहिए, यह अधिक होना चाहिए। तो हम निकालेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेस का मान इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है वह 0.75 FY होता है IS कोड के अनुसार। FY का मान कितना लेंगे? 250 न्यूटन प्रति mm²। अब गुणा करेंगे, बेयरिंग स्ट्रेस का मान निकालेंगे इनसे और इनसे, और देखेंगे कि इनसे यह ज़्यादा न हो। अब आते हैं वेब व्याकुचन। अब देखिए वेब व्याकुचन क्या है? व्याकुचन का मतलब होता है बहकाव। वेब क्या हो जाए? बहक जाए। जब किसी इस्पाती धरन पर भार लगाया जाता है तो उस धरन का वेब बहक जाता है, जिसे वेब व्याकुचन कहते हैं। मान लेते हैं आप इस बीम पे लोड ज़्यादा लगा रहे हैं, तो अगर वेब आपका कॉलम की भांति काम करता है, तो आप पढ़े होंगे कॉलम में, कॉलम पे लोड ज़्यादा लगने पे कॉलम क्या हो जाता है? ऐसे कॉलम सीधा है तो ऐसे क्या हो जाता है? बहक जाता है। ऐसे कोई कॉलम सीधा है तो ऐसे क्या हो जाता है? बहक जाता है। लेकिन टूटेगा नहीं, क्या हो जाएगा? बहक जाएगा, जिसे कहते हैं वेब व्याकुचन। इसमें हम बेयरिंग प्लेट पे W लोड लगा रहे हैं, तो जो वेब व्याकुचन जो प्राप्त होता है या 45 डिग्री के कोण पे प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? सेंटर पे। देखिए इसका सेंटर है। अगर मान लीजिए इस बीम की पूरी गहराई, इसकी पूरी गहराई क्या है? कैपिटल D हो। देखिए यहाँ पे दिखाएं पूरी गहराई बीम की कितनी है? कैपिटल D है। तो वेब व्याकुचन मैक्सिमम कहाँ पे होगा? D/2 पे होगा। यानी कि ऊपर से वेब व्याकुचन का मान होगा मैक्सिमम D/2 पर। ठीक। और यह जो वेब व्याकुचन होगा इस लोड के कारण यह 45 डिग्री के कोण पे होगा। तो 45 डिग्री कोण पे जब होगा, यहाँ पे हम निकालेंगे वैल्यू। कुल चौड़ाई कितनी है आपकी? B है। इस बेयरिंग प्लेट की चौड़ाई कितनी है? स्मॉल b है। अब उसी प्रकार रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो रिएक्शन भी एक ही तरफ काम करेगा, यानी कि इसका प्रसार एक ही तरफ होगा। क्यों? क्योंकि इधर बीम आपका नहीं है, तो एक ही तरफ होगा। तो प्लेट की चौड़ाई b है और जो प्रसार होगा वह जो भाग हुआ D/2 होगा, D/2 के बराबर होगा। अब यहाँ जाते हैं, अगर यह D/2 है तो जो यह प्रसारित जो भाग इसको अगर मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी कितनी होगी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगा? D/2 होगा। यह भी दूरी कितना होगा? D/2। यानी कि यह D/2 इस आधे D/2 के क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा आपका। यहाँ तक समझ में आया? अब मान लें कि यह जो I सेक्शन का जो बीम है, वेब अगर कॉलम की भांति काम कर रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम बोलेंगे प्रभावी लंबाई।
और इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं प्रभावी लंबाई होता है कि जिस कॉलम का जहाँ से आपका व्याकुचन शुरू होता है और जिस बिंदु पर व्याकुचन समाप्त होता है उसके बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। आई बात समझ में? तो इनके बीच की दूरी को क्या बनेगी? प्रभावी लंबाई। यह वेब इस फ्लैंज से क्या है? बद्ध है यहाँ पे। यह वेब यहाँ फ्लैंज पे क्या है? बद्ध है। आई बात समझ में? अब यह लंबाई कितना है? स्मॉल एल है। अब टोटल चौड़ाई कितनी है आपकी? कैपिटल भी है। यहाँ तक समझ में आया? तो निकालेंगे प्रभावी लंबाई स्मॉल एल बराबर होगा h1/2। h1 का हम आधा लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब दोनों सिरे फिक्स होते हैं, दोनों सिरे बद्ध होते हैं, तो इसकी जो लंबाई होती है वह h1 का क्या हो जाएगा? आधा। आप लोग पढ़े होंगे स्टैंडर्ड मटेरियल में कि अगर हम प्रभावी लंबाई निकालते हैं तो उसकी कुल लंबाई का कितना होता है? आपका आधा होता है। तो यह जो भाग बचेगा वो कितना होगा? आपका आधा। तो प्रभावी लंबाई यहाँ से नहीं लिया जाएगा, ये तो पूरा हम h1 लिए हैं। जो लंबाई लिया जाएगा वह कितना हो जाएगा? आपका प्रभावी लंबाई आपका h1 का आधा हो जाएगा, इस h1 का आधा। अब निकालेंगे आर मिनिमम। आर मिनिमम निकालेंगे तो √I_min/A आप लोग पढ़े हैं। आई मिनिमम की वैल्यू लेंगे और एरिया क्षेत्रफल लेंगे। तो देखिए हम आई मिनिमम की वैल्यू ले रहे हैं और एरिया ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए आर मिनिमम बराबर हो जाएगा आपका आई मिनिमम बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर BTW का Q/12, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है किसी आयताकार के लिए BTQ/12 होता है। तो यहाँ पे T की जगह क्या है? TW है। मोटाई कितनी है? TW है। और चौड़ाई कितनी है? B है बटे 12। क्षेत्रफल क्या होगा? B × TW। तो B से B कटेगा तो आर मिनिमम निकालेंगे तो निकलेगा TW बटे 2√3। 2√3 क्यों होगा? TW से एक TW कट जाएगा तो TW का स्क्वायर बचेगा। तो TW का स्क्वायर वर्ग से बाहर आएगा तो TW होगा। अब 12 का रूट जब निकालेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, तो फिर 2 बाहर आ जाएगा तो √3 बचेगा। तो आर मिनिमम का इतना मान हो जाएगा आपका। अब निकालेंगे तंत्र अनुपात लेमडा। लेमडा और होता है L बटे आर मिनिमम। चूँकि आपका वेब एक कॉलम की भांति काम करता है, तो जैसे आप पढ़े होंगे संपीड़ांक क्वेश्चन में कॉलम को हम सॉल्व करते हैं, आर मिनिमम निकालते हैं, लेमडा निकालते हैं, सिग्मा AC निकालते हैं, फिर सामर्थ्य निकालते हैं। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो वेब है वह कॉलम की भांति काम कर रहा है। तंत्र अनुपात लेमडा निकालेंगे L बटे आर मिनिमम। L का वैल्यू निकालें h1/2 होगा और आर मिनिमम का मान वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो लेमडा का मान निकलेगा h1√3/TW। अब इस वैल्यू को अगर दिया रहेगा तो इसका क्या करेंगे? अंतर्वेशन करेंगे। अंतर्वेशन कर सिग्मा AC का मान निकालेंगे, यानी कि संपीड़न प्रतिबल का मान निकालेंगे वेब के लिए। तो कॉलम की जो सामर्थ्य P बराबर होगा सिग्मा AC × क्षेत्रफल A हो जाएगा। अब इस P का मान सिग्मा AC का मान निकालने के बाद एरिया होगा B × TW। तो P की वैल्यू निकाल लीजिए। अब इस कॉलम की P की वैल्यू जो सामर्थ्य होगी वह W से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और रिएक्शन से भी कम आपका नहीं होना चाहिए। आई बस है। यह दोनों कंडीशन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो कॉलम की सामर्थ्य निकालेंगे, जब आपका डिजाइन का स्टेप इसमें हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल, तो जो कॉलम की सामर्थ्य P होगी वह भार W के से कम नहीं होना चाहिए और प्रतिक्रिया R से भी कम आपका नहीं होना चाहिए। तो यह हो गया वेब व्याकुचन और वेब विकलांगता। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है इस्पाती धरन स्टील बीम जो प्रयोग किए जाती हैं स्टील की संरचनाओं में, वह कितने प्रकार की प्रयोग की जाती हैं? तो देखिए जो स्टील बीम होता है वह 2 प्रकार की प्रयोग की जाती हैं। एक बीम होता है पार्श्विक आबद्ध धरन और दूसरा होता है पार्श्विक आबद्ध न हो। इंग्लिश में कहते हैं इसको लेटरली सपोर्टेड, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटरली अनसपोर्टेड। अब पार्श्विक आबद्ध धरन क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, क्योंकि ये भी पूछा जाता है आपका। पार्श्विक आबद्ध धरन देखिए इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। ऐसे इस्पाती धरन जिसका एक फ्लैंज स्लैब के अंदर बद्ध किया गया हो उसे पार्श्विक आबद्ध धरन कहते हैं। देखिए आपका कोई मान लेते हैं बीम है, या आई सेक्शन का बीम है। देखिए इसका एक फ्लैंज इस स्लैब के अंदर बद्ध है आपका और दूसरा क्या है? स्वतंत्र है। तो इस बीम को बोलेंगे पार्श्विक आबद्ध धरन। आई बात समझ में? अब पार्श्विक आबद्ध न हो ऐसी धरन पढ़ लेते हैं। ऐसी इस्पाती धरन जिसका फ्लैंज स्लैब में आबद्ध न हो उसे पार्श्विक आबद्ध धरन नहीं कहते, उसे पार्श्विक आबद्ध धरन न हो ऐसी धरन कहते हैं।
अब देखिए इस बीम में इसका फ्लैंज इसमें बद्ध नहीं है, इस यह स्लैब अलग है, यह फ्लैंज आपका अलग है, तो इसमें बहुत डिफरेंट होता है। अगर इस पर हम लोड लगाएंगे तो स्लैब अगर मुड़ेगा तो फ्लैंज को लेकर के मुड़ेगा, लेकिन इस पर अगर हम डब्ल्यू लोड लगाएंगे तो स्लैब अलग मुड़ेगा, फ्लैंज अलग मुड़ेगा। तो जो फ्लैंज मुड़ता है वह फ्लैंज कुछ इस टाइप का हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे बकलिंग हो जाती है फ्लैंज में। आई बात समझ में, क्योंकि आपका फ्लैंज और स्लैब क्या है आपका अलग अलग है। अब देखिए हमारे जो डिप्लोमा कोर्स में है वह पार्श्विक आबद्ध धरण है। पार्श्विक आबद्ध धरण न हो ऐसी धरण आपकी नहीं है, यह आपके डिप्लोमा कोर्स में नहीं है, यही आपके डिप्लोमा कोर्स में है, इसी को हम केवल पढ़ेंगे। तो देखिए पार्श्विक आबद्ध धरण के अभिकल्पन का चरण, इसका अभिकल्पन का चरण आप कैसे कैसे दिखाएंगे। पहले स्टेप में आप पार्ट की लंबाई ज्ञात करेंगे। जैसे आप कोई भी बीम की जब डिजाइन करते हैं तो पार्ट निकालते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक प्रभावी पार्ट होता है, एक वास्तविक पार्ट होता है, एक्चुअल पार्ट। लिखेंगे माना धरण की धारण लंबाई 300 mm है। अब धरण की धारण लंबाई क्या होता है, जैसे हम आपको बताएं कि जब बीम को आप टिकाएंगे कॉलम पर तो कुछ भाग यहाँ टिकाएंगे और कुछ भाग इस सिरे को टिकाएंगे, दोनों सिरों को टिकाएंगे। तो मान लेते हैं कि यह लंबाई यह लंबाई दोनों मिला करके, दोनों टेकों को मिला करके दूरी कितनी है 300 mm है, या डी डैश है। तो वास्तविक पार्ट यल बराबर होगा प्रभावी पार्ट स्मॉल यल मान लीजिए धारण लंबाई डी डैश। अगर प्रभावी पार्ट निकालेंगे तो यल बराबर होगा कैपिटल यल धारण लंबाई में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यल प्लस डी डैश हो जाएगा। तो पहले स्टेप में पार्ट की लंबाई निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में निकालेंगे बीम की गहराई, धरण की गहराई। तो देखिए धरण की गहराई क्या होता है। आइए सेकेंड स्टेप में धरण की गहराई ज्ञात करना। धरण की कुल गहराई कैपिटल डी बराबर होती है प्रभावी पार्ट स्मॉल एल बटे 70.9 या IS कोड के अनुसार होता है। आई बस थर्ड स्टेप में निकालेंगे कुल भार ज्ञात करना। धरण का कुल भार निकालेंगे, कितना लोड हमारा पूरा आ रहा है। तो कुल भार W बराबर होगा धरण पर लग रहे यूडीएल का भार या पॉइंट लोड का भार प्लस धरण के स्वयं का भार। तो धरण का स्वयं का भार ले लेंगे और यूडीएल का भार ले लेंगे। अगर मान लेते हैं चल भार भी लग रहा है तो चल भार भी जोड़ लेंगे। जितने प्रकार के भार लग रहे हैं सभी प्रकार के भारों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और प्लस स्वयं का भार भी ऐड कर लेंगे। तो स्वयं का भार कैसे निकलेगा, स्वयं का भार W2 बराबर होता है प्रभावी पार्ट यल गुणे समय वितरित भार W1 अब बटे 300 या IS कोड के अनुसार फार्मूला होता है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। प्रभावी पार्ट स्मॉल यल गुणे संवितरित भार, जो भार आपका दिया है उसको ले लेंगे अब बटे 300। अगर पॉइंट लोड दिया तो उस पॉइंट लोड को यूडीएल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर चल भार दिया तो उसको भी क्या करेंगे, यूडीएल में कन्वर्ट कर लेंगे, तब यहाँ पे वैल्यू को पुट किया जाएगा। अब स्टेप चौथे स्टेप में देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा हम बता रहे हैं। और एग्जाम में आएगा पार्श्विक आबद्ध धरण का विकल्पन का चरण लिखने के लिए, तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे। अब निकालेंगे चौथे स्टेप में आकृति मापांक ज्ञात करना, ZXX। तो आकृति मापांक निकालेंगे तो बंकन समीकरण से आप लोग पढ़ेंगे M बाई आई इक्वल टू होता है सिग्मा BC या सिग्मा BT बटे Y। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। तो सिग्मा BC या सिग्मा BT निकालेंगे तो M गुणे Y बटे I हो जाएगा। तो सिग्मा BC या सिग्मा BT होगा M बटे ZXX, क्योंकि I बाई Y बराबर होता है Z, तो Y बटे I बराबर क्यों ना 1/Z होगा, तो बटे हो जाएगा ZXX, M बाई ZXX। अब M का मान जो है बंकन आघूर्ण है। अभी यह M का मान डिपेंड करता है कैसी धरण है। अगर शुद्धालंबी धरण है, यूडीएल लगा है तो WL स्क्वायर बाई 8 होगा। अगर शुद्धालंबी धरण है, पॉइंट लोड लगा है तो WL बाई 4 होगा। अब आगे निकालेंगे ZXX की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो ZXX बराबर होगा M बटे सिग्मा BC या सिग्मा BT की कहाँ जाएगा, आपका नीचे चला जाएगा। जहाँ सिग्मा BC या सिग्मा BT IS कोड के अनुसार होता है 0.66 FY। FY की वैल्यू हम आपको बार बार बता रहे हैं 250 यहाँ पे लिया जाएगा। अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में जितना दिया रहेगा उतना ही आप लेके चलेंगे FY का मान। अब आगे ZXX तथा स्वयं के भार W2 के आधार पर उचित खंड का चयन करें स्टील टेबल से जिसका ZXX कम ना हो। यानी कि जो आप स्टील खंड में जो टेबल से जो चयन करेंगे सेक्शन को, उसका ZXX
अधिक होना चाहिए किससे, जो आप गणना किए हैं इससे, यानी कि यह जेड एक्सेस कम होना चाहिए और जो टेबल में जेड एक्सेस है वह क्या होना चाहिए, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो खंड के चयन के आधार पर निम्न गुणधर्म ज्ञात करें। तो पहला निकालेंगे आई एक्स एक्स, टी डब्ल्यू, जेड एक्स एक्स, धरन की कुल गहराई डी, धरन की चौड़ाई बी। और भी अगर वैल्यू चाहिए तो और भी आप स्टील टेबल से निकाल सकते हैं। अब यहाँ तक करने के बाद इसके बाद हमारा प्रोसेस चलता है जांच का। 3 जांच करेंगे। स्टेप 5वें में जांच करेंगे। तो धरन में निम्न जांच किए जाते हैं। पहला जांच है बंकन में जांच, दूसरा जांच है अपरूपण में जांच, तीसरा जांच है आपका विक्षेप में जांच। तो ये आप 3 प्रकार का आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जांच करेंगे। तो देखिए हम आपको पहला जांच बता रहे हैं। बंकन में जांच कैसे किया जाएगा। बंकन में जांच करेंगे तो फार्मूला होता है सिग्मा बीसी या सिग्मा बीटी बराबर एम अपन जेड एक्स एक्स। एम की वैल्यू निकाल लीजिए और जेड एक्स एक्स निकाले हैं टेबल से, वैल्यू को पुट कर दीजिए। जो माना है वह 165 से कम होना चाहिए, यानी कि 165 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 0.66 FY से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो असुरक्षित है, अगर कम है तो क्या सुरक्षित है, यानी क्या कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तभी आपका बंकन में क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो यम बराबर दिखाएं शुद्धालंबित धरन जिसमें यूडीएल लगा हो WL²/8। अब अपरूपण में जांच करेंगे, चेक इन सीयर, ताऊ VA बराबर होगा V/D/T W। यह वैल्यू निकालेंगे तो यह IS कोड के अनुसार 0.45 FY से कम होना चाहिए। इससे यह वैल्यू ज़्यादा ना हो या कम हो या क्या हो, ज़्यादा हो, तो इसको लेकर के चेक करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम CR IS कोड ने इतना बताया है कितना होना चाहिए। विक्षेप में जांच करेंगे तो 2 विक्षेप होता है। IS कोड के अनुसार विक्षेप होता है अनुज्ञेय विक्षेप, और जो हम विक्षेप निकालते हैं बीम के लिए वह वास्तविक विक्षेप होता है। तो अनुज्ञेय विक्षेप अधिक होना चाहिए वास्तविक विक्षेप से, तभी आपका यह सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और अनुज्ञेय विक्षेप का फार्मूला होता है प्रभावी लंबाई बटे 325 IS कोड के अनुसार। अब देखिए एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं आपके पास जांच करने के लिए कि कैसे कैसे जांच आपका किया जाएगा। प्रॉब्लम सेकंड है। प्रॉब्लम फर्स्ट में आपको बता चुके हैं कि भार कैसे निकालेंगे। प्रॉब्लम सेकंड में आए आपको हम बता रहे हैं कि जांच कैसे करेंगे। इसके बाद बताएंगे आपको डिजाइन का क्वेश्चन बताएंगे। देखिए दिया है कि इस्पाती धरन ISMB को कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मीडियम बीम 400। अगर यह 400 लिखा है ना तो यह टोटल गहराई है बीम की, यानी कि यह बीम की क्या है, कौन सी गहराई है, कुल गहराई है। कुल गहराई का मतलब हो गया, देखिए यह पूरा D है, क्या है पूरा D। @ 61.6 kg प्रति मीटर, यह क्या है, स्वयं का भार है उसका। पर 50 kN/m का यूडीएल लगा है, यानी कि यूडीएल कितने का लगा है, बाहरी भार 50 kN/m का लगा है। यदि धरन की प्रभावी पाठ 4 मीटर हो तथा बंकन प्रतिबल तथा अपरूपण प्रतिबल क्रमशः 165 MPa व 100 MPa हो तो धरन की जांच करें। अब यहाँ से वैल्यू क्या करेंगे, आप निकालेंगे। सबसे पहले हम जांच करेंगे बंकन में, फिर अपरूपण में, और फिर किस में जांच करेंगे, आप विक्षेप में। तो पहला पॉइंट रहेगा हमारा पाठ निकालना। माना धरन की धारण लंबाई 300 mm हो तो वास्तविक पाठ L बराबर होगा स्मॉल l - 300। आप माइनस कर दीजिए तो L का मान आएगा 3700, या इसी को लिख सकते हैं 3.7 मीटर भी लिख सकते हैं। 1000 से भाग देंगे तो किस में बदल जाएगा, ये मीटर में। अब दिया क्वेश्चन आपका ISMB 400 @ 61.6 kg प्रति मीटर का गुणधर्म कहाँ से निकालेंगे, टेबल से। क्या क्या निकाला जाएगा, IXX निकालेंगे तो IXX आपका इतना आया है, ZXX निकालेंगे तो ZXX इतना आया है, TW आपका इतना है, कैपिटल D इतना है। चूँकि चौड़ाई की आवश्यकता नहीं तो चौड़ाई हम नहीं लिए हैं। तो सबसे पहले कुल भार निकालेंगे W। तो W कुल भार निकालेंगे तो W1 + W2 हो जाएगा। W1 50 दिया है और W2 कितना दिया है, 61.6 kg प्रति मीटर दिया है। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, आप इसको कन्वर्ट करेंगे kg प्रति मीटर में। देखिए 61.6 kg प्रति मीटर दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं 61.6। अगर किलो को न्यूटन में बनाएंगे तो 10 से गुणा करना पड़ेगा कि भाग करना पड़ेगा, 10 से भाग करना पड़ेगा। आई बस है, तो 10 से क्या करिए, इसमें भाग दे दीजिए तो यह न्यूटन में बदलेगा। तो 6.16
न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। अब इसको अगर मैं बदलना पड़े किलो न्यूटन में, सॉरी 10 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 616 हो जाएगा, 616.0 न्यूटन प्रति मीटर। अगर इसको मैं किलो न्यूटन में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.616 किलो न्यूटन प्रति मीटर। तो जब केजी को मीटर में, केजी को न्यूटन में बदलेंगे तो 10 से गुणा करेंगे, त्वरण से गुणा करेंगे, त्वरण का मान कितना होता है 10 या 9.8, तो हम 10 लेके यहाँ पे चलते हैं, ठीक। तो 616.0 हो जाएगा। अब 1000 से भाग देंगे तो यह किलो न्यूटन में बदल जाएगा, तो हो गया स्वयं का 0.616 किलो न्यूटन प्रति मीटर। W का मान इतना आ गया, दोनों को ऐड कर लेंगे। देखिए दोनों की यूनिट सेम है तभी यह जुड़ेगा, अगर यूनिट अलग अलग है तो यह नहीं जुड़ेगी, जोड़ेंगे ज़बरदस्ती तो यह गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। अगला जांच करेंगे बंकन में। देखिए बंकन में जांच करेंगे तो बंकन के लिए होता है सिग्मा BC या सिग्मा BT बराबर M/ZXX। धरण कैसा है, शुद्धालंबित है, ठीक। लोड कैसा लग रहा है, यूडिकल। तो फार्मूला होगा WL²/8। M के लिए W का मान इतना आया है, कुल लोड का मान। अब प्रभावी लंबाई कितनी है, 4 मीटर, क्वेश्चन में दिया है, बटे 8। तो वैल्यू निकालेंगे 101.23 किलो न्यूटन मीटर। अब इस किलो न्यूटन मीटर को चेंज करेंगे किसमें आप चेंज करेंगे, न्यूटन MEM में चेंज करेंगे। तो किलो का 10 के पावर 3, अब मीटर का 10 के पावर 3, यानी कि 1 मीटर में 1000 mm और 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन। तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6 न्यूटन MEM। अब सिग्मा BC या सिग्मा BT बराबर होगा, अब M की वैल्यू यहाँ पुट करिए, ZXX टेबल से निकाले हैं तो टेबल से वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू है 98.96 न्यूटन प्रति MM स्क्वायर। इसका यूनिट होता है प्रतिबल का, क्योंकि यह बंकन प्रतिबल है। अब देखिए सिग्मा BC या सिग्मा BT की बराबर 98.96 न्यूटन प्रति MM स्क्वायर, जो 165 से क्या है, कम है, तो क्या है, सुरक्षित है। और आपको ये भी हम बता दें कि जो आपका 165 MPa लिखा है, ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे 165 MPa लिखा है ना, तो इसको कहते हैं मेगा, इसको क्या कहते हैं, पास्कल। इसको चेंज करेंगे तो 165 मेगा को लिखेंगे 10 के पावर 6। अब पास्कल की यूनिट होते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसको MM में बदलिए, गुणे 10 के पावर 6 न्यूटन। अगर 1 मीटर में 1000 mm हो तो 1000 का वर्ग करेंगे तो 10 के पावर 6 ये भी होगा, MM का स्क्वायर। तो ये इससे किससे कटेगा तो क्या बचेगा, 165 न्यूटन प्रति MM स्क्वायर। आ गया कि नहीं वैल्यू, 165 से क्या है हमारा, कम। अपरूपण में जांच कर लीजिए, सेकंड जांच। अपरूपण प्रतिबल बराबर होता है अपरूपण बल बटे अपरूपण क्षेत्रफल, तो V बटे D गुणे TW। D का मान टेबल से निकाले हैं, TW भी टेबल से निकालें, वैल्यू पुट करिए, और अपरूपण बल का मान निकालेंगे W गुणे L/2। W कितना दिया है, 50.1616 किलो न्यूटन प्रति मीटर। L किस में, मीटर में, क्योंकि यहाँ मीटर है तो L भी किस में लेके चलेंगे आप, मीटर में लेके चलेंगे, बटे 2 करेंगे तो V का मान आएगा 93.63 किलो न्यूटन। अब यह किलो न्यूटन क्यों आएगा, क्योंकि W का मान आप किलो न्यूटन में रखते हैं। अब इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो किलो को हटाएंगे तो 10 के पावर 3 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे न्यूटन, तो 93.63 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन हो जाएगा। अब इसके बाद टाउ VA की वैल्यू को क्या करिए, आप निकाल लीजिए। टाउ VA बराबर कर्तन बल का मान इतना है और D का मान इतना, TW इतना है, तो वैल्यू कितना है, 26 न्यूटन प्रति MM स्क्वायर आ गया। अब टाउ V के लिए IGS कोड ने कहा है यह 100 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या 0.45 या फाई से कम होना चाहिए। तो यह फाई का मान अगर 250 लेंगे या गुणा करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 100 आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है तो आप 100 ही लेके चलेंगे, 100 MPa लिखा है तो आप 100 लेके चलेंगे। तो 26 आया तो 100 से कम है तो क्या सुरक्षित है। अगला जांच करेंगे विक्षेप में जांच, तो अनुगेय विक्षेप निकालेंगे, तो प्रभावी पाठ बटे 325, तो प्रभावी पाठ को MM में बदल लेंगे, 4000 बटे 325 कितना है, 12.3 mm। वास्तविक विक्षेप होगा, यदि धरण शुद्धालंबित हो, उस पर यूडियल लगा है, तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे, वास्तविक विक्षेप होता है 5WL के पावर 4 बटे 384 E इंटू आई। अगर E की वैल्यू नहीं दिया है तो आप E की वैल्यू यह मान लेंगे, यह हमेशा E की वैल्यू कांस्टेंट होता है, यह अंग मापांक किसे कहते हैं, और E की वैल्यू होती है 2 गुणे 10 के पावर 5, यह हमेशा होता है माइल्ड स्टील के लिए। किसके लिए, आपका माइल्ड स्टील, जो भी स्टील होती है आपकी। तो लैम्डा बराबर होगा, यहाँ W क्या है, यूडीएल का लोड है। आपके बुक में ये भी कुछ लिखा है, ऐसे भी लिखा है
वास्तविक विक्षेप लैम्डा बराबर 5WL³/384 E गुणे I। ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे W जानते क्या है, यहाँ पे W जो है वह W गुणे L है। यह W क्या है, UDL का भार है। यह W क्या है, यह टोटल लोड है, यह पूरा भार है, संपूर्ण भार। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में संपूर्ण भार चूँकि नहीं लिए हैं, हम UDL लेके चल रहे हैं। तो जब यहाँ पे संपूर्ण भार की जगह पे WL रखेंगे तो L और LQ कितना आ जाएगा, LQ या W किसके लिए हो जाएगा, UDL के लिए हो जाएगा। तो हम WL के पावर 4 डायरेक्ट ले लिए हैं। W कितना दिया UDL के लिए 50.616, L कितना दिया 4000 के पावर 4, 384। E की वैल्यू इतना लेंगे और I का मान टेबल से IXX लेंगे। हमेशा कौन सा लेते हैं, IXX, क्योंकि IXX का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। आई बात समझ में, तो IXX लेंगे तो इतना वैल्यू हो जाएगा। अब आते हैं वैल्यू लेकर के, लैम्डा बराबर 4.12 mm आया। तो बताइए इस लैम्डा का मान लैम्डा 1 से क्या है, कम है। जब यह वास्तविक विक्षेप कम है, अनुदैर्ध्य विक्षेप ज़्यादा है, तो क्या है, सेफ है। तो यह आपका हो गया सुरक्षित। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि क्वेश्चन दे देगा और कहेगा जाँच करिए। तो अगर तीनों जांच कहेगा तो तीनों जांच करिए, अगर 2 जांच कहेगा तो जितना जांच कहेगा उतना जांच हम करेंगे। अगर असुरक्षित भी आ रहा है आपका, सुरक्षित नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आप पुस्तक में लिख देंगे असुरक्षित है यार। जो सुरक्षित आएगा सुरक्षित लिखेंगे, जो असुरक्षित आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, असुरक्षित है आपका। लेकिन डिजाइन के स्टेप में पूरा आपका सुरक्षित आपका होना चाहिए। अब आपको एक चीज़ ये भी क्लियर कर देते हैं क्यों यहाँ पे IXX लिया जाता है। आपकी जो बीम होती है, बीम पे जो लोड आता है वह लोड कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। या मान लेते हैं फ्लैंज है, इस पर अगर आप मान लेते हैं लोड लग रहा है, लोड कैसा लगेगा, लॉन्गिट्यूडिनल लगेगा ना। किसके अक्ष के समांतर लग रहा है, X अक्ष के समांतर लग रहा है। तो हम क्या लेंगे, IXX लेंगे। लेकिन यही कॉलम होता तो कॉलम पे लोड कैसा लगता है, Y अक्ष के पैरेलल लगता है। कॉलम हो तो कॉलम पे जो लोड लगता है वह कैसे लगता है आपका, Y अक्ष के परत लगता है। जैसे मान लेते हैं कोई कॉलम है, इस पे लोड आपका Y अक्ष के परत लगता है, तो इसमें क्या लेते हैं, I Y लेके चलते हैं। यह चीज़ आपका क्लियर हुआ। तो यह हो गया हमारा आज का टॉपिक आपका DSMS में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे डिजाइन का स्टेप। अगर आपको यह वेब विकलांगता, वेब व्याकुचन जो हम आपको पढ़ाए हैं, यह आप पढ़ लीजिएगा बहुत ही ध्यानपूर्वक। अगर इसमें नहीं समझ में आएगा डेरिवेशन तो हम फिर से दोबारा भी आपको बता देंगे। और यह डेरिवेशन आपका इम्पॉर्टेंट है वेब विकलांगता, वेब व्याकुचन का, और आप इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यह लगभग हर साल आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आज का वीडियो बस हमारा यहीं तक रहेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।